नमस्ते। हम सबके पास ब्रेन होता है, लेकिन आपको पता है कि आज वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये तो हमें बताएंगे डॉक्टर्स। और ऐसे ही एक डॉक्टर हैं इस वक्त हमारे साथ, जिनका नाम है मनीष महाजन। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये वर्ल्ड ब्रेन डे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि हमें अपनी ब्रेन का किस तरह से ख्याल रखना है। और डॉक्टर मनीष महाजन, वेलकम है आपका। धन्यवाद इंदु जी। तो हमने यहाँ तक तो बात कर ली थी कि ये डायग्नोज कैसे करते हैं, और उसके बाद बात आती है कि जब एक बार डायग्नोज हो जाता है तो क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है? आ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और इस बीमारी से जुड़ी हुई जो नेगेटिविटी है वो यही है कि शायद ये एक लाइलाज बीमारी है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके बारे में एक ही मूवी में बात हुई है, बॉलीवुड मूवी में, दैट इज गुरु, जिसमें विद्या बालन जी ने जो रोल किया था, उनको दिखाया गया था कि उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और वो व्हील चेयर पे हैं और अल्टीमेटली उनको बहुत सारी मुश्किलों को फेस करना पड़ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना तो तब वो ट्रू था, ना आज हम 2021 में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी इसके लिए जो ट्रीटमेंट, जो इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म मैंने अभी तक आपको बताया, जिसके लिए आज ये अवेयरनेस वर्ल्ड ब्रेन डे 2021 में ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस को एक थीम बनाया गया है, वो इसीलिए है क्योंकि जो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स हैं सीएनएस के, जब अब हम दूसरे से मिलती जुलती जो इनकी बीमारियां, चाहे वो लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, जैसे कि विजुअल लॉस मैंने आपको बताया, ये सब अगर होते तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। और ये जो ट्रीटमेंट है हम उसको 3 भाग में बांटते हैं। मैंने आपको जी बताया जो इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म 85% केसेस में होता है वो अटैक्स के फॉर्म में आता है। तो एक जी जी। ट्रीटमेंट रहता है कि जो अटैक का, ताकि वो अटैक से रिकवरी क्विकली हो सके, वो स्टेरॉइड्स रहते हैं 3 से 5 दिन। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि 3 दिन देना है कि 5 दिन देना है। और दूसरा ट्रीटमेंट जो सबसे जरूरी होता है वो होता है डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी। ये एक प्रकार का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, ताकि हम इस अटैक को आने ही ना दें दोबारा। तो ये एक बचाव का तरीका है। और मोस्ट ऑफ द जो थेरेपीज हैं वो 60 to 70% ऑफ द केसेस रेंज है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो हम केस टू केस बेसिस पे एक साझे डिसीजन से, इसमें हम ऐसा नहीं है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन बना के मरीज को देते हैं, एक साझा डिसीजन होता है क्योंकि ये ट्रीटमेंट लंबा चलना है और प्रिवेंशन में इसका जो मेजर रोल है। जो सिम्टम्स हो चुके हैं उसके लिए एक सिम्टोमेटिक चीज जो रहती है, ट्रीटमेंट रहता है, वो एक तीसरा भाग है इसका। तो जो डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज, जो आरआरएमएस के लिए, रिलैप्सिंग रिमिटिंग एमएस, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है एमएस की, वो उसके लिए काफी सारी ऑप्शंस दुनिया भर में और हमारे भारत देश में भी उपलब्ध हैं। तो हमें इसके बारे में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी है। और इवन आज के वक्त में प्रोग्रेसिव फॉर्म, जो कि बाकी 15% केसेस में या तो शुरुआत से जो प्रोग्रेशन दिखाई देता है, या फिर कुछ केसेस में आरआरएमएस के 10 से 20 साल के बाद एक डिसेबिलिटी एड ऑन हो जाती है, जो कि विद्या बालाजी में दिखाई गई। तो हम उसकी नौबत ही नहीं आना देना चाहते। इसीलिए डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली ट्रीटमेंट हो, और वो ट्रीटमेंट ऑप्टिमल हो, मतलब कि केस टू केस बेसिस डिसाइड होके फिर किया जाए। तो ये जो एमएस क्लिनिक होते हैं, ये फिर इसी का इलाज करते हैं क्या, वो एमएस हाँ, क्लिनिक? एमएस क्लिनिक सिर्फ और सिर्फ एमएस के एक ड्रग ट्रीटमेंट पे केंद्रित नहीं होते, वो एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए ऊपर विश्वास रखते हैं, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव एमएस केयर कहते हैं। तो जो जो भी बीमारियां लंबे वक्त तक चलती हैं, जो जिनका इलाज लंबे वक्त तक चलना है, उसमें मानसिक जो एक सपोर्ट, जिसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहते हैं, वो एक, और एक 1-to-1 रेपो, वो बहुत जरूरी है। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक कोर, जिसको हम पीपल, पर्सन विद एमएस या पीपल विद एमएस कहते हैं, और उनकी इमीडिएटली हम विसिनिटी कहें तो उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनका स्पाउस हो सकते हैं। तो ये एक उनकी इमीडिएट विसिनिटी बनाते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद जो एमएस क्लिनिक है, वो उनका एक इमीडिएट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हरदम वो एक कांस्टेंट फॉलोअप भी रहता है और एक कनेक्ट का माध्यम भी रहता है। और जी एमएस क्लिनिक जो इक्विप्ड होता है, वो ना केवल एमएस फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा इक्विप्ड होता है, एक एमएस नर्स भी रहती हैं, जो एक 24/7 एक बैकअप भी देती हैं उनको, और
सारे ट्रीटमेंट्स में उनको एक बेटर कोऑर्डिनेटेड फैशन में हम इस चीज को कैरी आउट कर सकते हैं। और जरूरत पड़ने पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स भी देने पड़ते हैं, तो कभी यूरोलॉजिस्ट की जरूरत हो सकती है, कभी हमारे को इसके अंदर डिस्कशन के लिए रेडियोलॉजिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि जो ये बीमारी है वो यंग लोगों में पाई जाती है, इसलिए एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और फीमेल्स में 3:1 की रेशो में पाई जाती है। तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ट्रीटमेंट। तो ये जो एक म्यूचुअल डिसीजंस हैं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, ये सब एक कंबाइंड डिसीजंस लिए जाएं, एक टीम के तौर पे, टीम एफर्ट के तौर पे हम इस ट्रीटमेंट को करें। तो ये इस एमएस क्लिनिक का बेसिक जो है वो आप कह सकते हैं कि उद्देश्य होता है। तो क्या कोरोना ने इस बार सबको प्रभावित किया है, तो क्या एमएस को भी कोरोना कुछ प्रभावित किया उसने? इसमें जो एक बॉटम लाइन है कि जो हमारे वर्ल्ड वाइड हमारा सबका एक्सपीरियंस रहा है और हमारे भी सेंटर का रहा है कि एमएस के मरीजों में कोविड का जो रिस्क है वो कुछ जनरल पॉपुलेशन से हट के नहीं रहा। तो जो प्रिकॉशंस सभी लोग के ऊपर लाजमी होते हैं, जो एप्लीकेबल हैं, वो हमारे एमएस के पेशेंट्स के ऊपर भी लागू होते हैं। कुछ गिनी चुनी दवाइयों को लेकर जो ट्रीटमेंट भी है एमएस के, वो उनको कोविड के ना तो रिस्क, इन्फेक्शन के रिस्क या फिर सिवियर डिजीज के लिए रिस्क पे नहीं डालते। और ग्रॉसली जो मोर और लेस हम कहें तो वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं पोज करते, रिस्क पोज नहीं करते हैं। और जो हाँ ये जरूर हुआ है कि मरीज ट्रेवल नहीं कर पाए हमारे पास इस समय में लॉकडाउन के कारण, या जो एक भय था कि हॉस्पिटल आके हमें इन्फेक्शन ना कैच हो जाए, तो उसके लिए बहुत एक साइंस ने एक अच्छी एडवांसमेंट, और हम सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने हाथ जोड़ के, और इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने भी उसके अंदर हाथ जोड़े, और साथ में मिलजुल के टेली मेडिसिन के द्वारा हमने अपने एमएस क्लिनिक में भी अपना जो पीपल विद एमएस हैं उनसे कांटेक्ट, और जो हमारे फॉलोअप पेशेंट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट नहीं तोड़ा कहीं पे भी। सो वो जो टुगेदरनेस है वो नहीं टूटी कहीं पे भी, फॉलोअप नहीं टूटा है। ओके, तो ये जो पीडब्ल्यू और एमएस के लिए कोविड वैक्सीन क्या सेफ होती है? यस, पीपल विद एमएस के लिए जो दो अभी तक की जो उपलब्ध वैक्सीन थी, कोवैक्सिन और कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन सेफ हैं। और हमारे भी सेंटर पे कई लोगों ने जो है वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे हैव गॉट इट। जो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे कि रिटुक्सीमैब, जो कि आपको इनके अंदर आपकी जो वैक्सीन का जो टाइम है, किस वक्त आपको लेनी है, आपकी दवाइयों के शेड्यूल के हिसाब से वो मैटर ज्यादा करता है, बजाय कि कोई जो बेनिफिट्स हैं वैक्सीन से वो बहुत ज्यादा आउटवे करते हैं कोई भी वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन से, और वो जनरल पॉपुलेशन से अलग नहीं है। ओके, बस एक बार ये बता दीजिए कि जो इस साल का वर्ल्ड ब्रेन डे है उसका थीम क्या है? अच्छा, वर्ल्ड ब्रेन डे जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक पहले सेशन के अंदर कि ये 2014 से हम इस चीज को मना रहे हैं, जो कि एक सेलिब्रेशन है, कमेमोरेट करते हैं, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना 1957 में की गई थी। और हर साल की तरह इस साल का जो थीम था वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून मीडिएटेड डीमाइलिनेटिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, उसके अंदर अलग अलग जगहों पे इम्यून अटैक के कारण सूजन जो आती है, उसको, उस बीमारी का नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। और उसकी पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये दिन आज कमेमोरेट किया जा रहा है 22 जुलाई 2021। कुछ सावधानी हम लोग को कुछ प्रिकॉशन रख सकते हैं क्या? मतलब कैसे, जैसे हर एक चीज के लिए कोई सावधानी होती है? देखिए, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक एनवायरमेंटल और जेनेटिक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारी जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम है, विटामिन डी एक रिस्क फैक्टर पाया गया है जिसकी डेफिशिएंसी जिसके लिए, और सिगरेट स्मोकिंग से इसका ना केवल इसका रिस्क भी बढ़ता है, और सिगरेट स्मोकिंग अगर जो डायग्नोज पेशेंट्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं तो उनका जो रिलैप्सेस, उनके अटैक्स का जो रिस्क है वो बढ़ता है। तो अगर आप अगर प्रिवेंशन की बात करें
जो अभी करंट रिसर्च चल रही है वो एप्स्टीन बार वायरस, एक ईबीवी वायरस होता है, उसकी वैक्सीन के बारे में बात हो रही है, मगर वो अभी रिसर्च एस्टेब्लिश नहीं हुई है कि हम बीमारी को ऑल टुगेदर प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है जनरल पॉपुलेशन से, 3 गुना से लेकर 5 गुना तक ज्यादा होता है अगर आपकी फैमिली में कोई भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आपका अफेक्टेड है, जैसे कि पेरेंट्स या रियल ब्रदर सिस्टर्स आपका अफेक्टेड है। तो जेनेटिक रोल भी है। और एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी और सिगरेट स्मोकिंग, इन दोनों के बारे में मैं जरूर कॉल करना चाहूंगा कि सिगरेट स्मोकिंग क्विट करनी होगी और विटामिन डी डेफिशिएंसी को दूर करना होगा। बस एक आखिरी सवाल है कि पीपल फॉर पीपल विद एमएस, ये जो फाउंडेशन है ये क्या है आखिर, जो उन्हीं के एमएस के लिए काम करती है? हाँ जी, पहले तो शुक्रिया आप ये सवाल लेकर आई। तो ये जो पीपल फॉर पीपल विद एमएस फाउंडेशन है, ये इस उद्देश्य से बनाई गई है और इसका मकसद है जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का जो ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजी सब सेक्शन है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के लोगों तक इस बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में अवेयरनेस, जानकारी और एक सटीक जानकारी, दैट मीन्स करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेक्ट सोर्स। बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड में उपलब्ध हैं, बट हमारे इंडिया में कम है। वी ऑलरेडी एक और जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ इंडियन एकेडमी के साथ जुड़ के इसके बारे में काम कर रही है, जो कि MSSI है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया। और इस साल का जो थीम है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने, वो भी हाथ इंटरनेशनल फेडरेशन जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंटरनेशनल फेडरेशन, उनके साथ मिलकर ही इस थीम को मनाया है। तो इस ये जो फाउंडेशन है वो डेडिकेटेड है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों तक और उनकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अपकमिंग जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो रिसर्च है जो है, उनसे करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए एक सोर्स है। और अगर हम सब लोग मिल, क्योंकि ये एक टीम एफर्ट है, तो अगर हम सब हाथ जोड़ेंगे तो हो सकता है कि ये आगे चल के हम इन सब के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट द्वारा और बेहतर सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट कर पाए। तो जो मेन मकसद है वो है पॉजिटिविटी क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना और करेक्ट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। वेरी नाइस डॉक्टर मनीष महाजन, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इंदु जी। बाय बाय। बाय।